अयोध्या श्री राम की धरती पर सरयू नदी के किनारे खुले मंच पर बेबाक पत्रकार अर्नब गोस्वामी और भारत के सर्वा और बेबाक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का खुले मंच पर हुआ इंटरव्यू, जिसमें लाखों करोड़ों की भीड़ ने समर्थन लिया और लाखों करोड़ों की भीड़ के जय जयकार नारे इस तरह से थे जैसे कि अयोध्या के अंदर एक नए मुख्यमंत्री की फिर से आगाज हो गई हो और फिर से योगी आदित्यनाथ का स्वागत हो गया हो। देखिए खुले मंच से अर्नब गोस्वामी और योगी आदित्यनाथ का खुले मंच से इंटरव्यू। वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी शंखनाथ न्यूज से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को देसी तो जनहित में सच सुनना पसंद ना हो तो कृपया करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। नमस्कार। प्रभु राम की नगरी अयोध्या में सरयू नदी के किनारे पे योगी आदित्यनाथ की और अर्नब गोस्वामी की हुई वर्चुअल मीटिंग, जो खुले आसमान के नीचे थी और उसमें लाखों करोड़ों लोग हुए सम्मिलित। जो लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ थी वो ये बता रही थी कि योगी आदित्यनाथ पर वो किस तरह से विश्वास करते हैं और योगी आदित्यनाथ को वो किस तरह से मानते हैं। अयोध्या की नगरी में इस तरह का जन सैलाब पहले ना ही तो कभी किसी ने देखा होगा और शायद ना ही कभी कोई योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई देखेगा। जिस तरह की ये वर्चुअल मीटिंग हुई थी वो एक अपने आप में मानने वाली मीटिंग है और सराहना करने वाली मीटिंग है। जिस तरह से वहां लोग इकट्ठा हुए थे, हर समुदाय का लोग वहां पे था और जयकारों के साथ पूरा अयोध्या गूंज रहा था। प्रभु राम की नगरी में उस तरह के जय जयकार हो रही थी कि कुछ कहा नहीं जा सकता। पूरी अयोध्या नगरी में जयकारों की गूंज उमड़ रही थी। हम आपको दिखाते हैं वो अर्नब गोस्वामी और योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू, किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अर्नब गोस्वामी की बातों का बेबाकी से जवाब दिया। देखिए आपके सामने। तो हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करते हैं रिपब्लिक भारत के इस मंच पर। योगी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज के कार्यक्रम को शुरू करने के पहले आप अनुमति दे तो मैं कुछ व्यक्तिगत बात आपके सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों अनुमति है तो कुछ कहना चाहता हूं मैं। अनुमति है दोस्तों तो मैं ये कहना चाहता हूं, जरा शांत हो जाए। लोग कहते हैं मैं बहुत चिल्लाता हूं मगर इतना चिल्ला नहीं पाऊंगा। मगर मैं इतना कहूंगा कि आपने बहुत लंबी प्रतीक्षा की है इस कार्यक्रम के लिए, मगर मैंने भी बहुत लंबी प्रतीक्षा की है दोस्तों इस कार्यक्रम के लिए। महीनों से और सालों से, जब से रिपब्लिक भारत का संघर्ष शुरू हुआ, सरयू किनारे ऐसा कोई प्रोग्राम करने का मौका मिलेगा तो मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यवान मानता हूं, बहुत भाग्यवान मानता हूं दोस्तों। और ये सब जनता के प्यार और संतों के आशीर्वाद के कारण हुआ। मेरा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, सब कुछ समाज का है और उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता के साथ मेरा जो संबंध है वह एक परिवार जैसा है। हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ सबके विकास के मंत्र को अंगीकार किया है और इसीलिए व्यक्तिगत हमारा कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है वो समाज का है।
25 करोड़ जनता का है और जनता जनार्दन के हर एक प्रश्न का सिर माथे में लेकर के उनका जवाब भी देंगे। और मेरा तो ये मानना है कि सरकार वही जो समाधान कर सके। समस्या सरकार नहीं हो सकती और इसलिए हर प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं यहां पर अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन धरा पर सरयू मैया के तट पर हम लोग यहां पर एकत्र हुए हैं। योगी जी, आज से 5 साल पहले आप जब मुख्यमंत्री बने थे तो मैं आपको मिलने आया था और आपको बाबा बाबा कहकर सब लोग नकारने की कोशिश करते थे और हर बात पर कहते थे भगवा पहनने वाले चप्पल पहनने वाले योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब तक रह पाएंगे। तो आज 5 साल बाद क्या आपको लगता है योगी जी जवाब देने का समय आ गया? देखिए, चुनौती मेरे सामने थी क्योंकि यह उन तत्वों के द्वारा लगाया गया आक्षेप था जो भारत को, भारतीय संस्कृति को, भारत के सनातन मूल्यों को सदैव कटघरे में खड़ा करते थे, हमारे संत समाज को कटघरा में खड़ा करते थे। और मैंने इसको खुले दिल से स्वीकारा भी था। मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का और अपनी पार्टी का, जिन्होंने एक योगी को संत समाज के प्रतिनिधि के रूप में देश के सबसे बड़े राज्य का दायित्व दिया। और मैं कह सकता हूं 2016 की इस देश की एक प्रतिष्ठित पत्रिका का एक सर्वे है, और सर्वे है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देश का सबसे निकम्मा मुख्यमंत्री बताया गया है। 2016 की बात कर रहा हूं मैं, तब कौन सी सरकार थी। और आज जब देश की किसी पत्रिका का कोई सर्वे आता है तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री होता है। यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। हमने उत्तर प्रदेश को जो कुछ भी देने का प्रयास किया, उसकी पहचान को, उसको वापस देने का प्रयास किया, चाहे वह आस्था के सम्मान का हो। अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में उभर रही है। 500 वर्षों के इंतजार के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से, संतों के आशीर्वाद से प्रारंभ हो चुका है। हम जिस राम जी की पेड़ी पे हैं, आज से 5 साल पहले क्या स्थिति थी। आज भव्य और दिव्य दीपोत्सव के लिए जाना जाता है। दीपोत्सव का कार्यक्रम, दीपावली का कार्यक्रम कैसे होना चाहिए, अयोध्या उसका एक मानक बना है दुनिया के अंदर। रंगोत्सव, होली का आयोजन कैसे होना चाहिए, ये मथुरा, वृंदावन और बरसाना की होली रंगोत्सव के रूप में दुनिया के सामने आ जा रही है। देवताओं की दीपावली कैसे होनी चाहिए, काशी की देव दीपावली उसका मानक बना है। और कुंभ कैसे होना चाहिए, भव्य और दिव्य कुंभ प्रयागराज उसका प्रमाण है। इससे पहले महोत्सव के नाम पर क्या भोड़ा मजाक होता था उत्तर प्रदेश के साथ। सेफई महोत्सव के नाम पर उत्तर प्रदेश का भद्दा मजाक उड़ाया जाता था। और आज दीपोत्सव के नाम पर, रंगोत्सव के नाम पर, देव दीपावली के नाम पर, भव्य और दिव्य कुंभ के नाम पर उत्तर प्रदेश की पहचान बनी है। उत्तर प्रदेश 5 साल पहले दंगे का प्रदेश माना जाता था। गुंडागिर्दी, अराजकता, कर्फ्यू, मां बहनें सुरक्षित नहीं थी, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, इसके नाम पर उत्तर प्रदेश जाना जाता था। कोई आना नहीं चाहता था। जब व्यक्ति सुरक्षित नहीं तो पूंजी कैसे सुरक्षित रहेगी। आज देश में दंगा मुक्त, भय मुक्त, कर्फ्यू मुक्त प्रदेश उत्तर प्रदेश है।
यहां की कानून व्यवस्था देश के लिए एक नजीर बन रही है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं का 100% लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर मिल रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर जा रहा है। आजादी के 70 वर्षों तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6वें 7वें स्थान पर थी। आज टीम वर्क और प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा, उनका नेतृत्व, उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 अर्थव्यवस्था बन चुका है। उत्तर प्रदेश भारत सरकार की हर कल्याणकारी योजना में आज नंबर 1 स्थान पर है। यानी नए भारत का नया उत्तर प्रदेश अब केवल उत्तर प्रदेश नहीं, अब प्रश्न प्रदेश नहीं रहा, हर समस्या का उत्तर बन चुका है। और यह एक योगी के नेतृत्व में हुआ है, एक सन्यासी के नेतृत्व में हुआ है। भारत का सन्यासी केवल आत्म कल्याण का ही मार्ग प्रशस्त नहीं करता, बल्कि अपने अभिभावकों और मार्गदर्शकों के नेतृत्व में लोक कल्याण का उतना ही बेहतरीन मॉडल खड़ा कर सकता है। कोविड प्रबंधन उत्तर प्रदेश का आप सबने देखा है, WHO ने स्वीकारा है, नीति आयोग ने स्वीकारा है, लेकिन हां, इन सब का श्रेय मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को देता हूं, जिनके मार्गदर्शन और जिनकी प्रेरणा और जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ नया किया है और उत्तर प्रदेश को उसकी पहचान दिलाई है। आज इसीलिए अब योगी की क्षमता पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा करता। हां, अब उनके प्रयास ये हो रहे हैं कि जब मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश को नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने की ओर कार्य कर रही है, उत्तर प्रदेश को देश की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत कर रही है, उत्तर प्रदेश को देश के हृदय स्थल के रूप में स्थापित करते हुए यहां के धामों, वैदिक और पौराणिक स्थलों, तीर्थ स्थलों को एक नया जीवन दे रही है और हर मठ, मंदिर और यहां की परंपरा को एक नया स्वरूप देने का कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर रही है। हम लोग, हमारा प्रयास हर गरीब के चेहरे पर खुशहाली लाने का, हर अन्नदाता किसान को एक बार फिर से उसको एक नया जीवन देते हुए खुशहाली के मार्ग पर अग्रसर करने का, हर नौजवान को रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने का और हर एक चेहरे पर खुशहाली लाने का जहां एक प्रयास भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार का चल रहा है, तब भारतीय जनता पार्टी के इस लोक कल्याणकारी अभियान को कैसे रोका जाए। प्रदेश और देश और दुनिया की जितनी भी भारत विरोधी ताकतें हैं, वे सभी के सभी उत्तर प्रदेश में आकर के इस समय जम करके हर प्रकार के षड्यंत्र में लिप्त हैं। लेकिन मेरा विश्वास प्रदेश की 25 करोड़ जनता पर है और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, जैसे अब तक सभी षड्यंत्रों को बेनकाब साबित किया है, फिर एक बार करेंगे। योगी जी जैसे कहते हैं कि आप जहां पे भी चुनाव प्रचार में जाते हैं योगी जी, जैसे कहते हैं कहीं पे आंखें कहीं पे निशाना, आप कहते हैं जहां पे चुनाव प्रचार में जाते हैं और पिछले के दिनों में बहुत ज्यादा, हर बार हर जगह आप 80-20 की बात करते हैं योगी जी। ये कौन है ये 80 और कौन है ये 20? जानना चाहते हैं किस पर आपकी निगाहें हैं और किस पर आपका निशाना है योगी जी। देखिए, पहले के लोग 20-80 करते थे तो हमने उसको पलट दिया, अब 80-20 हो गया। विकास सबका, सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। जो लोग उत्तर प्रदेश का विकास के पक्षधर हैं, जिन लोगों को गरीब कल्याणकारी योजनाएं पसंद हैं,
जिन्हें नौजवान को मिल रहा रोजगार पसंद है, जिन्हें अन्नदाता किसानों की चेहरे पर खुशहाली पसंद है, जिन्हें बेटियों और माताओं को मिलने वाली सुरक्षा पर खुशी होती है, जो गौ माता की रक्षा के लिए बंद किए गए अवैध बूचड़खानों के मुद्दे पर सरकार के साथ दे रहे हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश के धामों के पुनरुद्धार और उनके पुनर्जीवन को लगता है कि अच्छा काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है, वो 80% हमारे साथ में है। और जिन्हें लगता है कि आतंकवादियों का समर्थन करना चाहिए, पेशेवर माफिया और अपराधियों को संरक्षित करना चाहिए, जिन्हें लगता है कि बेटियों की सुरक्षा पे खतरा बना रहना चाहिए, जिन्हें दंगा, अराजकता, आस्था पर प्रहार, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जो लोग विरोध करते हैं, वे 20% लोग पहले भी विरोध करते थे, आगे भी विरोध करेंगे। उनकी प्रवाह के बगैर 80 बनाम 20 की लड़ाई चल रही है। और आप मुझसे नोट करना, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, 17 में 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, 400 में से 325 भारतीय जनता पार्टी जीती, 80 है ना। ठीक 19 में योगी जी, ठीक 19 में योगी जी, लोकसभा चुनाव में मैं फिर वही आ रहा हूं, योगी जी 19 में 80 में से 64 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी, 80% है ना। मैं एक सवाल करता हूं, योगी जी, सीटें जीते थे, योगी जी 22 में भी 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, बाकी 20% में बंटवारा। योगी जी पब्लिक को एक मिनट, योगी जी अनुमति दे, एक सवाल पब्लिक से करता हूं मैं। आपने विकास की बात कही तो मैं पब्लिक से पूछता हूं, आप में से कौन विकास चाहते हैं, जरा बता दीजिए। आप कौन विकास चाहते हैं? ये तो सारे लोग विकास चाहते हैं योगी जी। एक मिनट, आप लोग विकास चाहते हैं दोस्तों, चाहते हैं ना? तो इधर तो 100% लोग विकास चाहते हैं योगी जी, कोई 90-10, 95-5, 80-20, 70-30 की बात ही नहीं है योगी जी। तो पूछता है भारत कि योगी जी आपकी गणित 80-20 पे अटक क्यों गई? देखिए, हमने कहा ना, विकास सबका, सम्मान सबको, सुरक्षा सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। जिनको तुष्टीकरण पसंद है, जिनको दंगा पसंद है, जिनको अराजकता पसंद है, जिनको आस्था पर प्रहार पसंद है, वे हमेशा विरोध किए हैं, आगे भी विरोध करेंगे। और मैंने फिर कहा इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार योजनाओं में भेदभाव नहीं करती, लेकिन हां, दंगाइयों और पेशेवर माफियाओं से बहुत अच्छी तरह निपटना भी जानती है। और जिन माफिया और पेशेवर दंगाइयों को हमने सही रास्ता दिखाने का काम किया है, ये जो पहले चाहते थे सत्ता के प्रतिष्ठान में बैठ करके दंगा भी करवाते थे और मुख्यमंत्री आवास में उन्हें सम्मानित भी किया जाता था, आज तो ऐसा नहीं होता। आज तो अगर उन्होंने कहीं हरकत की, अगले दिन नोटिस पहुंचती है, तीसरे दिन उनकी चौराहे पर पोस्टर चस्पा हो जाते हैं। आज तो प्रदेश में 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, नहीं तो अयोध्या में ही श्री श्री दुर्गा मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम में दंगा हुआ था, भीषण दंगा हुआ था। मूर्ति विसर्जन नहीं करने दिया था, दुर्गा पूजा नहीं करने दी गई, सत्ता के संरक्षण में सारे दंगे हो रहे थे, संतों पर लाठीचार्ज होता था। अयोध्या में राम भक्तों पर क्या कुछ नहीं हुआ था, आज ये पूछा जाना चाहिए। अगर माननीय उच्चतम न्यायालय ने नवंबर 2019 को जब सर्वसम्मति से इस बात को स्वीकारा है कि जहां रामलला विराजमान है वही राम जन्मभूमि है, तो राम भक्त भी तो यही कहता था।
हम तो बातचीत से समस्या का समाधान चाहते थे, लेकिन उस समय की सरकार धमकी देती थी कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा। लेकिन देखा ना, लाखों राम भक्त अयोध्या पहुंचे, राम भक्तों पर निर्मम तरीके से गोलियां बरसाई गई। आज वे लोग फिर से कहते हैं कि हम सत्ता में आते तो हम भी राम मंदिर बना देते। उनसे पूछा जाना चाहिए, पहले राम भक्तों पर जो गोलियां चलाई गई थी, निर्दोष राम भक्त मारे गए थे, इसके लिए माफी तो मांग लो, एक बार माफी तो मांगो। ये दोहरा चरित्र हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा और उत्तर प्रदेश और अयोध्या तो कभी स्वीकार नहीं करेगा। योगी जी आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की आबादी 80% है। मैं फिर से पूछूंगा, हिंदुओं की आबादी उत्तर प्रदेश में 80% है, इसलिए ऐसा तो नहीं कि आप हिंदू बनाम अन्य का चुनाव बना रहे हैं इसको। देखिए, मैंने कहा जिसको हिंदुस्तान प्यारा है, जिसको उत्तर प्रदेश और देश की समृद्धि प्यारी है, जिसको बढ़ रहे भारत के सम्मान पर गौरव की अनुभूति होती है, जिसको अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार्य पर गौरव की अनुभूति होती है, जिसे काशी विश्वनाथ धाम पर गौरव की अनुभूति होती है, जिसे सर्वसमावेशी और सर्वांगीण विकास अच्छा लगता है, वह सब हमारे साथ में खड़ा। तो फिर योगी जी, इत्र वाले मित्र का क्या होगा? पूछता है भारत, इत्र वाले मित्र का क्या होगा? हमने उसके लिए उन पर क्या बुलडोजर चलेगी आपकी एक बार फिर? और योगी जी, आप आज आए इधर तो मैं तो देख रहा था, हर वक्त मैं तो देख रहा था कि योगी आदित्यनाथ आने वाले हो तो उनके पीछे पीछे एक बुलडोजर आएगा। मैं तो मुंबई से आया आपके साथ आपके बुलडोजर को देखने, तो क्या आपने अपने बुलडोजर को किसी सर्विस स्टेशन में भेज दिया है या फिर इलेक्शन के बाद चलने वाला है आपका बुलडोजर? देखिए, 5 वर्ष तक आपने देखा होगा, इन 5 वर्षों में परिवर्तन हुआ है काफी उत्तर प्रदेश में। देखिए, 2007 से 12 के बीच में उत्तर प्रदेश में 350 से ऊपर दंगे थे, 364 दंगे थे, दर्जनों लोग मारे गए। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे हुए थे, सैकड़ों लोग मारे गए थे, सैकड़ों करोड़ की संपत्ति नष्ट हुई थी, हमारे व्यापारी बंधुओं को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, तमाम लोग उजड़ गए थे। लोगों को हर पर्व और त्योहार के समय उत्तर प्रदेश के अंदर कैसी स्थिति आती थी, कर्फ्यू लग जाता था, अराजकता का तांडव होता था, आस्था को कुचला जाता था, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, व्यापारी प्लान कर रहे थे, किराना से कांधला से दर्जन भर ऐसे कस्बे थे जहां से बड़े पैमाने पर लोगों ने प्लान कर दिया। आज 5 साल जब हमारी सरकार के पूरे हो रहे हैं, मैं कह सकता हूं आज उत्तर प्रदेश में पलायन नहीं, प्रगति होती है। आज मैं कह सकता हूं 5 साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद पलायन व्यापारी नहीं, उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं, आज पेशेवर माफिया और अपराधी उत्तर प्रदेश से पलायन करता है। और आज मैं कह सकता हूं योजनाओं का लाभ हर गरीब तक, हर किसान तक, हर गृहिणी तक, हर नौजवान तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी इतने बड़े प्रदेश के लिए बिना विकास के कुछ होगा नहीं। याद करिए 2016-17 में उत्तर प्रदेश का कुल वार्षिक बजट 2 लाख करोड़ का था। 5 साल में 2 वर्ष तो हमारे कोरोना प्रबंधन में बीते,
उस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश का बजट हमने 3 गुना 6 लाख करोड़ तक पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को दुगना किया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना कालखंड में भी हर जनपद में मैं गया। प्रधानमंत्री जी पूरे देश के अंदर गए, पहली बार किसी महामारी में वैक्सीन मिला और मैं स्वयं हर जनपद में जाता था। हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे पदाधिकारी हर एक जनपद में जाते थे, लोगों का हालचाल लेते थे, उनके सुख दुख में सहभागी बनते थे। ये सभी कार्य तो हुए, लेकिन विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज राष्ट्र को समर्पित हो चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने की ओर यानी कंप्लीट होने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे पे काम हो चुका है। लगभग 7 ऐसे बड़े एक्सप्रेसवे वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी? किसी देश से आओ, हमारी सीमा नेपाल से भी जुड़ती है, या किसी राज्य से यूपी में प्रवेश करो तो क्या मान्यता थी? जहां से गड्ढे प्रारंभ हो जाए, मान लो यूपी का बॉर्डर प्रारंभ हो गया। उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी? जहां से सायकाल होते हैं अंधेरा प्रारंभ हो जाए, मान लो उत्तर प्रदेश आ गया। बिजली की भी यहां जाती और मजहब हुआ करता था। ईद और मुहर्रम पे बिजली, होली और दीपावली में बिजली नहीं मिलती, यही होता था। आज तो सबको बिजली, पर्याप्त बिजली है, कोई भेद नहीं, योजनाओं में भेद नहीं, विकास में भेद नहीं। लेकिन हां, प्रदेश में पैसे की कमी थी जब हम आए थे। पैसे की कमी तो अभी भी नहीं, अब नहीं है। अभी तो एक घर से 250 करोड़ रुपए मिलते हैं। अब तो मैंने यही कहा ना, मैं वहीं आ रहा हूं। आपके इत्र वाले मित्र को जब सवाल किया जाता है कि पैसे कहां से आए, तो वो कहते हैं हम आपके हैं कौन। मैंने यही कहा, योगी जी के राज में ये जानना चाहता हूं मैं, बुलडोजर अगर चली तो एक घर से इतने मशीन की दर्जनों मशीनें आ गई दोस्तों, मगर नोट निकलते गए। एक घर से 250 करोड़ रुपए निकले कि नहीं निकले दोस्तों, बताइए। मैं यही कह रहा हूं। ये ठीक है क्या, बताइए। और योगी जी, सवाल मैं पूछ रहा हूं आपके होते हुए, ये ऐसा कैसे हुआ? मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, मैं वहीं आ रहा हूं कि हमने इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां 25 करोड़ की आबादी हो, इस आबादी के लिए विकास आवश्यक था। अच्छी सड़कें बने, बिजली मिले, फ्री में गरीबों को राशन मिले, फ्री में वैक्सीन मिले। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आखिर हाईवे बनाएंगे, एक्सप्रेस हाईवे बनेंगे, उसको बनाने के लिए एक उपकरण की आवश्यकता थी। लेकिन पैसा इतनी जल्दी कहां से आएगा? तो मैं मानता था कि भाई हम कार्य कर रहे हैं, पैसे की कमी नहीं है पड़ी, इसका मतलब पिछली सरकारें कुछ गोलमाल करती थी। तो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर बुलडोजर में लगाया और हम लोगों ने कहा भाई देखो, ढूंढो प्रदेश के विकास का पैसे में डकैती कौन डालता था, गरीबों को मिलने वाले राशन पर डकैती कौन लोग डालते थे, और जो लोग विकास में बाधक थे, गरीबों को मिलने वाली योजनाओं में बाधक थे, हर घर बिजली और हर घर नल की योजना में बाधक थे, अब ढूंढ करके वहां से मां लक्ष्मी को कैद से मुक्त करिए, उत्तर प्रदेश के लोगों का कल्याण करिए। तो उत्तर प्रदेश का बुलडोजर दोनों काम कर रहा है। तो ये 10 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी, और माफिया और अपराधियों से और पेशेवर भ्रष्टाचारियों के यहां चल करके वह एक पहाड़ नोट की निकाल करके राज खजाने में भरता है, और राजस्व की फिर हमें जब राजस्व पर्याप्त मात्रा में आता है तो हम फ्री में राशन देने की व्यवस्था भी कर लेते हैं, तो फ्री में वैक्सीन भी मिल जाता है, फ्री में मेडिकल कॉलेज भी बन जाते हैं, और आज उत्तर प्रदेश देश की एक नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने की रख सकता है। पब्लिक और रिपब्लिक भारत के दर्शक एक ही बात जानना चाहते हैं कि 10 मार्च के बाद योगी जी 10 मार्च के बाद बुलडोजर चलेगी कि नहीं चलेगी? देखिए, इस समय चुनाव कितनी तीव्रता से चलेगी?
कब चलेगी और कितने बुलडोजर चलेंगे? देखिए 5 वर्ष तक, इन 5 वर्षों के तक आप लोगों ने देखा होगा कि जितने पेशेवर माफिया अपराधी थे, भ्रष्टाचारी थे, सब लुके हुए थे या भाग गए थे। लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन निकला, ये लोग निकल करके फिर से अपने बिलों से निकल करके पुकारने लगे। तो मुझे बोलना पड़ा, मैं पश्चिम में जाता था पहले चरण के प्रचार के दौरान, जब मैं निकला तो मुझे कई जगह से लोगों ने कहा साहब 4.5 वर्ष तक बहुत शांति थी, लेकिन फिर से लोग धमकी दे रहे हैं। मैंने कहा देखो, ये 4.5 वर्ष के अंदर किसी बिल में रहे होंगे तो हो सकता वहां ऑक्सीजन न मिला हो, तो कुछ गर्मी हो गई होगी, लेकिन चिंता मत करो, आएगी तो भाजपा ही। और 10 मार्च के बाद, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद एक प्रकार से सरकार सामान्य कामकाज ही कर सकती है, बाकी कार्य तो चुनाव आयोग देखता है। हम लोगों ने कहा भी तब तक बुलडोजर को थोड़ा रेस्ट दो, वर्कशॉप में भेजो, इसकी मरम्मत का काम करा लो। और 10 मार्च के बाद फिर विकास, लोक कल्याण का एक कार्य चलेगा और पेशेवर माफिया और अपराधियों के ऊपर फिर से बुलडोजर अपना काम भी करना प्रारंभ कर देगा। और 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अब तक हम लोग जब्त कर चुके हैं और अभी आप मान के 64,000 हेक्टेयर लैंड भी हम लोगों ने भूमाफियाओं से खाली कराई है। जहां पहले तमंचे बनते थे, आज डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। और मैं फिर कह सकता हूं 10 मार्च के बाद लोक कल्याणकारी कार्यक्रम भी चलेंगे, विकास के अभियान भी चलेंगे और बुलडोजर फिर वर्कशॉप से बाहर आकर के ये स्पीड और तेजी के साथ आगे। मुझे आज इधर आने से पहले पता नहीं था कि बुलडोजर इतनी, मतलब लोग बुलडोजर के बारे में इतना बोलते हैं। तो जब 10 मार्च के बाद अगर आप बुलडोजर में बैठेंगे तो रिपब्लिक भारत के कैमरे को बुलाया गया, हम लाइव कवरेज करेंगे। बुलडोजर पर सवाल यह है, अगला सवाल योगी जी कि आपके बुलडोजर ने माफियाओं के 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति आपने अपने सरकारी खजाने में आप ले आए, जिसमें बड़े बड़े लोग जैसे मुख्तार अंसारी और कौन है, आतिक अहमद, आजम खान, ये सब आपके शुभचिंतक बहुत है योगी जी। मुख्तार अंसारी का नाम ले लिया है भाई। अरे लिस्ट इतनी लंबी है, मैं कहाँ शुरू करूं? तो मैं ये सवाल कर रहा हूं योगी जी कि यदि बुलडोजर का खौफ है तो फिर क्या बीजेपी के अलीगढ़ शहर के एमएलए जिन पर पुलिस वाले की पिटाई का आरोप है वो बेल पर बाहर है और अपनी पत्नी के लिए प्रचार कर रहे हैं, और यदि बुलडोजर चल रहा है योगी जी, तो फिर क्यों धनंजय सिंह जिन पर मर्डर का चार्ज है वो चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, सरकार ने 5 वर्ष तक बिना चेहरा देखे हुए हर एक अपराधी के खिलाफ कार्रवाई की। मैंने आपको बताया ना, 64,000 हेक्टेयर लैंड भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई। 1,000 नहीं, ये 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त करके हमने प्रदेश के माफियाओं के खिलाफ और पेशेवर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की। अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक के खिलाफ जिस मामले की आप चर्चा कर रहे हैं, यह मामला पुलिस पर हमले से संबंधित नहीं, बल्कि एक धरना प्रदर्शन से संबंधित है और सब जुडिस मामला है। इसलिए उनको उनकी जगह
उनकी पत्नी को वहां टिकट दिया। जहां तक धनंजय सिंह की बात आप कर रहे हैं, धनंजय सिंह को हमारी सरकार ने गिरफ्तार किया और न्यायालय से बेल लेने के बाद वे बाहर आए। सरकार कार्रवाई सब पर करती है। हमारी दृष्टि से जो कानून को हाथ में लेगा, कानून उनके साथ बराबर का न्याय करेगा और बराबर उनके साथ एक जैसी कार्रवाई करेगा। तो आपका जो बुलडोजर है वो जाति और धर्म देखकर चेहरा देख करके नहीं, ये जाति या धर्म देखकर तो नहीं चलता है। लेकिन हाँ, जो पेशेवर माफिया और अपराधी पहले सत्ता का शागिर्द बनकर के सत्ता का संचालन करते थे, आज सत्ता का संचालन नहीं। आप देखे होंगे 5 वर्ष तक सत्ता से तो कोसों चिमटे से भी हम नहीं पकड़ते उनको। वे प्रदेश की जेलों की शोभा बढ़ा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, आज तो दंगे का नाम भी कोई नहीं लेता यूपी में। यानी दंगा का मतलब आपने देखा होगा, भी बहुत सारी जगह दंगे हो रहे हैं, कुछ ना कुछ हरकतें होती हैं। उत्तर प्रदेश में लोग ये मान लेते हैं, यार देखो दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां बढ़ते बढ़ते थक जाएंगे, कौन करेगा इसमें। अब उस बवाल से ही लोग डरते हैं कि भाई कौन इसमें पड़े। ये सार्वजनिक संपत्ति, ये लोक संपत्ति, इसकी रक्षा हर नागरिक का है। क्योंकि ये जो संपत्ति है, इस संपत्ति को की रक्षा करना हम सबका दायित्व बनता है। ये हमारा राष्ट्र धर्म है और जिस दिन हम अपने राष्ट्र धर्म को मानना प्रारंभ कर देंगे, भारत को दुनिया की ताकत बनाने से कोई ताकत रोक नहीं सकती, कोई ताकत रोक नहीं सकती। आज आप देख रहे होंगे दुनिया के अंदर रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और एक ही आवाज उठ रही है कि भारत इसमें नेतृत्व देगा। यह है नया भारत। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह है भारत की ताकत। आज भारत की नेतृत्व क्षमता को सबने स्वीकारा है, इसलिए क्योंकि मोदी जी के लिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। व्यक्तिगत परिवार नहीं, 135 करोड़ की जनता ही उनका परिवार है और इसीलिए वह संवेदना भी हर एक समय देखने को मिलती है। गरीबों के लिए आवास होने चाहिए, गरीबों के लिए घर बनने चाहिए, गरीबों को फ्री में राशन मिलना चाहिए। महामारी आ गई है तो फ्री में वैक्सीन मिलना चाहिए, फ्री में उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए, हर घर में बिजली लगनी चाहिए, हर गरीब को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का की गारंटी मिलनी चाहिए, हमारे धामों का पुनरुद्धार होना चाहिए, हर एक को सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। ये काम 1947 से क्यों नहीं हुआ? आप याद करिए, 1947 में देश आजाद होता है। सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार की कार्रवाई लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी करना प्रारंभ किए और जब पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उस कार्यक्रम में जाना चाहते थे तो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने विरोध करवाया, कहा कि वहां न मत जाइए। और एक प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अयोध्या में जब राम मंदिर 500 वर्षों के इंतजार के बाद भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास के कार्यक्रम के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के द्वारा जब प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया गया, प्रधानमंत्री जी यहां आए थे और अयोध्या में आकर रामलला का दर्शन भी किए और अपने कर कमलों से आधारशिला रख करके भव्य राम मंदिर के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा दिया। यही फर्क है। भारत की आस्था को कुचलना, भारत की आस्था पर प्रहार करना, भारत को हर स्तर पर भारत के मनोबल को तोड़ना, ये विपक्ष की फितरत है। इनके पूर्वज भी यही करते थे, आज भी वे यही कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे, इस भाव के साथ राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। आस्था का भी सम्मान करेंगे और भारत माता को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभारेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत यही कर रहा है और हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को उसी दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं।
और ये फर्क साफ है। इसलिए यहां चेहरा देख करके नहीं, जाति और मत और मजहब देख करके नहीं, अगर कोई आस्था पर प्रहार करने का दुस्साहस करेगा तो उसकी कीमत तो उसको भरनी ही पड़ेगी। योगी जी, मैं भी मानता हूं, चैनल मानता है, हम सब मानते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि, पहले राष्ट्र धर्म। मगर लोग जो कह रहे हैं कि इस बार सब कुछ बदल जाएगा, तो उनको अगर पूछा जाए कि भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि इस बार योगी आदित्यनाथ जी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि जातिवाद की एंट्री हो चुकी है। आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, मगर बताइए हम सबको, क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में जातिवाद की एंट्री हो चुकी? और अगर किसी नेता को पूछा जाए आप कैसे लड़ रहे हैं, तो कहेंगे हमारे साथ ये जाति है, ये उपजाति है। कहते हैं कि नहीं दोस्तों? सिर्फ जाति उपजाति, राष्ट्रवाद की बात नहीं करते, हिंदुत्व की बात नहीं करते, राष्ट्र सर्वोपरि की बात नहीं करते, सिर्फ कहते हैं जातिवाद, और कहते हैं जातिवाद के आधार पर इस बार गणित हो रही है। और योगी आदित्यनाथ कुछ भी कर ले, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता बस एक बार जातिवाद के बारे में बिना सोचे 2017 में उन्होंने वोट दिया था शायद, मगर इस बार कह रहे हैं कि नहीं। मान जी नमस्कार, कह रहे हैं कि नहीं वो लोग कि जातिवाद की एंट्री हो चुकी है। तो पूछता है भारत आज योगी आदित्यनाथ से पब्लिक इंटरव्यू पर कि योगी आदित्यनाथ जी जातिवाद की एंट्री क्या हो चुकी है, और अगर हो चुकी है तो आपके रहते हुए जातिवाद की एंट्री कैसे हुई, बताइए हमें। उत्तर प्रदेश देश का हृदय स्थल है। उत्तर प्रदेश की जनता ने जातिवाद को 2014 में तिलांजलि दे दी। परिवारवाद और जातिवाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में उत्तर प्रदेश की जनता ने उसका श्राद्ध कर्म भी संपन्न कर दिया 2014 में ही। अब उसको तर्पण भी नहीं देते लोग। 2014, 2017, 2019 भारतीय जनता पार्टी 80% सीटों पर चुनाव जीती है। राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर, गरीब कल्याण मुद्दों पर। 2022 में भी जातिवाद और परिवारवाद नहीं, राष्ट्रवाद के आधार पर, विकास के मुद्दे पर और सुशासन के मुद्दे पर ही जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है। आप पूरब में जाइए, पश्चिम में जाइए, बुंदेलखंड में जाइए, अवध क्षेत्र में जाइए। आज अयोध्या का रोड शो अगर आपने देखा होगा, क्या साबित करता है? हर व्यक्ति, हर पूज्य संत, हर पुरोहित, हर संस्कृत का आचार्य, हर व्यापारी, हर नौजवान मुझे 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3.5 घंटे लगे हैं। पूरा अयोध्या उमड़ पड़ा था। जाति, मत, संप्रदाय से ऊपर उठ करके चीजें बताती हैं। और यहीं पर नहीं, मैं गाजियाबाद गया, यही था, बरेली गया, यही था, सहारनपुर गया था, वहां पे वही स्थिति थी। सहारनपुर में मैं जब गया तो लोगों ने यही कहा, अरे साहब आज हम सुरक्षित हैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नाते। जातिवादी तत्व तब कहां थे? जब दंगे हो रहे थे सहारनपुर में, सिख विरोधी दंगे हो रहे थे, तब कहां चले गए थे? मुजफ्फरनगर में जब दंगे हो रहे थे तब ये जातिवादियों का कहीं पता नहीं था, वे दंगाइयों के साथ थे, तब ये दंगावादी हो गए थे। जब यहां अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चल रही थी तब ये जातिवादी तत्व कहां थे? जब यहां दुर्गा मूर्ति विसर्जन के जुलूस पर हमले हुए थे तब ये जातिवादी लोग कहां थे? तब ये दंगा करवाने वालों के साथ खड़े थे और उनका सपोर्ट कर रहे थे। आज इनको जाति नजर आ रही है।
उत्तर प्रदेश की जनता नहीं स्वीकार करेगी। ये जिन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी समझ नहीं रहे हैं। हम धर्म और जाति दोनों की एक नई गणित लेकर आए हैं इस बार। ये धर्म ये तो और इस जाति, इस उपजाति को एक साथ करके जो बीजेपी की वोट है उसको हम बांट देंगे। उसके साथ साथ और एक सवाल है योगी जी, हमें पता है कि उत्तर प्रदेश का जो ये चुनाव है इसका प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा, हम सबको पता है। 2024 पर भी पड़ेगा दोस्तों, 2024 पर भी इसका प्रभाव होगा। मगर पाकिस्तान के लोग, जो पाकिस्तान में इतने लोग क्यों चिंतित हैं कि योगी आदित्यनाथ वापस ना आ जाए इस बार? आपने सुना होगा पाकिस्तान के टीवी चैनल, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ये क्या क्या कहते हैं बता दूं आपको, जरा देखता हूं। वो ये कहते हैं, एक वहां पे पूर्व विदेश सचिव हैं पाकिस्तान के अब्दुल बासित, आपको याद होगा क्या कहा था उन्होंने दोस्तों? उन्होंने कहा कि दोस्तों किसी तरह से जो मुस्लिम वोट है वो बट ना जाए। ये ओवैसी अच्छा आदमी नहीं है, सबको, सारे मुस्लिम समुदाय को कांग्रेस को वोट करना चाहिए, और अगर सारी मुस्लिम समुदाय कांग्रेस के लिए वोट करे तभी तो योगी आदित्यनाथ को रोका जा सकता है। सीधा सवाल है कि ये इन पाकिस्तानियों को आपसे क्या परेशानी है योगी जी? बहुत परेशानी। ये उनके देश में जो कंगाली है उसके बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं है, खाने को नहीं है वहां पे। आज इमरान खान रूस गए थे, उनको वापस भेजा गया, मगर उनको कोई चिंता नहीं है कि उनकी वहां पे किस तरह से बेइज्जती हो रही है दुनिया भर में। उनको चिंता है कि योगी आदित्यनाथ वापस ना आ जाए इस बार। इतनी चिंता क्यों है आपके बारे में योगी जी पाकिस्तान में? देखिए, पाकिस्तान को मालूम है कि उत्तर प्रदेश की जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। उनकी परेशानी तो इस बात को लेकर के है कि उत्तर प्रदेश में जो उनका गुणगान गाने वाले थे वे सत्ता से बेदखल हो चुके हैं। अगर आपने देखा होगा, जब हम लोग लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहे थे, तब कुछ लोग जिन्ना का महिमा मंडन कर रहे थे। जब हम लोग प्रदेश के युवाओं के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन लेकर के आए थे, तब कुछ लोग पाकिस्तान का गुणगान गा रहे थे। लेकिन अब जिन्ना और पाकिस्तान नहीं चलेगा, अब तो राष्ट्रवाद और हिंदुस्तान ही चलेगा। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार है, और 10 मार्च को परिणाम सबके सामने होगा। 10 मार्च को परिणाम सबके सामने होगा। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, और सरकार आने की 8 वर्ष से विपक्ष के बहुत सारे लोग तो अभी से लंदन के लिए अपना टिकट बुक करा रहे हैं। अभी से उनकी तैयारी हो गई है। उनको मालूम है 10 मार्च के बाद प्रदेश की जनता में वे मुंह कहीं दिखाने लायक नहीं होंगे। और जो लोग अब तक गर्मी दिखा रहे थे, उनको अभी इस बात की चिंता हो रही है कि भाई देखो, जिसके बल पे दिखा रहे हो तो अभी से भागने की तैयारी कर रहा है, तो हमारा क्या होगा। इसलिए 10 मार्च तिथि आ रही है, ज्यादा दिन थोड़े है। मगर यूक्रेन में और रूस में बमबारी हो रही है दोस्तों, और इधर योगी जी बर्फबारी के बारे में बात कर रहे हैं। आपके चेहरे को देखकर रिजल्ट किस तरफ जा रहा है हम समझेंगे, है कि नहीं दोस्तों? उत्तर प्रदेश में वैसे ये बताइए, इनका चेहरा देखकर क्या लग रहा है आपको? मेरा चेहरा देख करके आप कह सकते हैं फिर एक बार 300 पार। कई तरह के सर्वे आ रहे हैं, कई कह रहे हैं नहीं भाई, नहीं, डबल सेंचुरी होगी। कई सवाल कर लूं दोस्तों, सवाल कर लूं। वैसे इस तरह का इंटरव्यू कभी हुआ नहीं है खुले मैदान में लोगों के सामने, इतने रिएक्शन आ रहे हैं।
योगी जी, आधा चुनाव हो चुका है ना? कितने सीटों पर हो चुका है? 231 231 सीटों पर हो चुका है। मतलब ये कि एक तरह से चुनाव का निर्णय हो चुका है। आपको फीलिंग क्या हो रही है, बताइए? फीलिंग क्या हो रही है? क्योंकि 4 चरण में पार्टी ने कैसा प्रदर्शन किया, कितने लोग आए, 3% कम थी इन जगहों पर। बीजेपी के कार्यकर्ता खुली तौर से नहीं आ रहे हैं, एवरेज और आना चाहिए। एवरेज क्रिकेट की भाषा में, क्रिकेट की भाषा में आपका स्कोर क्या होगा? डबल सेंचुरी भी अच्छा है वैसे, डबल सेंचुरी भी बहुत बड़ी स्कोर होगी, या 250 पार, या फिर ट्रिपल सेंचुरी। देखिए, हम लोग जब फील्ड में उतरते हैं ना, कुछ सोच के उतरते होंगे। सोच के नहीं, हम चौका और छक्के से कम मारते ही नहीं। विकेट को बचाकर नहीं खेलते आप? और नहीं, विकेट को बचाकर नहीं खेलते। नहीं, देखिए इसमें तो बोलिए, आज हमारे लिए फील्डिंग पूरी जनता कर रही है, वो बचाने का काम कर रही है। अब सोचिए, 1000 वर्ष तक महाराज सुहेलदेव का किसी भी सरकार ने नाम सामने नहीं आने दिया। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने पहली बार महाराज सुहेलदेव के नाम पर डाक टिकट जारी किया। उस महान देशभक्त, उस महान योद्धा के सम्मान में, उनके शौर्य और पराक्रम को सम्मान देते हुए एक स्पेशल ट्रेन चलवाई। बहराइच में उनके विजयोत्सव, जहां पर चित्तौड़ा नाम के स्थान पे उन्होंने सालार मसूद गाजी को 3 लाख सेना के साथ मारा था, वहां पर भव्य स्मारक निर्माण की कार्रवाई बनाया जा रहा है। बहराइच के मेडिकल कॉलेज का नामकरण महाराज सुहेलदेव के नाम पर, और आजमगढ़ का विश्वविद्यालय, आजमगढ़ में एक नया विश्वविद्यालय का नाम भी महाराज सुहेलदेव के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बना रही है। मुझे एक बात बताइए, महाराज सुहेलदेव का युद्ध किससे? एक विदेशी आक्रांता से था। उन्होंने उस विदेशी आक्रांता, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर पहला हमला किसने किया था? इसी सालार मसूद ने किया था। सोमनाथ के मंदिर को अपवित्र करने वाला मोहम्मद गजनवी के साथ कोई था, तो सालार मसूद था। ये मोहम्मद गजनवी का भांजा था, ये भी उसके साथ हर आक्रमण में था, और उसके दम को चकनाचूर करने के साथ ही उस पापी को उसके पाप की सजा किसी ने दी थी? महाराज सुहेलदेव ने दी थी। आप मुझे बताइए, महाराज सुहेलदेव के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज गौरी और गजनवी को समर्थन करे, उनके न्यायों को समर्थन करे, बेशर्मी के साथ मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं को प्रश्रय दे, क्या महाराज सुहेलदेव के न्यायी इसको स्वीकार करेंगे? कभी नहीं स्वीकार करेंगे, कभी नहीं स्वीकार करेंगे। इसलिए चुनाव जनता जनार्दन लड़ रही है, और जनता तय कर चुकी है, आएगी तो बीजेपी की। 10 मार्च को आप देखना, 80% सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी, प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी फिर से, और भारतीय जनता पार्टी फिर से राम राज्य की संकल्पना को साकार करने के अपने अभियान को आगे बढ़ाने का काम भी करेगी। योगी जी, आशा करूंगा कि फिर एक बार आप और हम इधर ही सरयू पर मिलेंगे, बातचीत करने का मौका मिलेगा, और एक बार फिर हम सब राष्ट्र सर्वोपरि रिपब्लिक भारत चैनल पर एक बार और इनका धन्यवाद देते हुए एक बार और हम सब मिलकर कहे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने किस तरह से हमारे
योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बेबाकी के साथ अर्नब गोस्वामी की एक एक बातों का जवाब दिया और किस तरह से अपने प्रदेश को सुशोभित करने के लिए, मजबूत करने के लिए उन्होंने एक एक बात बताई और किस तरह से आतंकवाद पे और उग्रवादी टाइप के लोगों पर अंकुश चलाने की बात कही और किस तरह से उन्होंने बहु बहन बेटियों की इज्जत की बात की और किस तरह से सभी समुदाय को लेकर उन्होंने बात की और किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विषय में सराहना करते हुए कहा कि जब तक मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, जब तक पूरे देश की जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप हमें अपने सुझाव को ऐप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी दे सकते हैं। हम आपके सुझावों का पालन करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद।